नमस्कार। एडुटेरिया आईएएस में आप सभी भावी अधिकारी गणों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ईओसीआई कार्ड से है। तो ईओसीआई कार्ड क्या है इसके बारे में समझेंगे। कुछ एक आध टर्म्स ऐसे हैं जैसे कि ओसीआई क्या है, जैसे कि डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन ओसीआई एंड हम कह सकते हैं जो हमारे पास में पासपोर्ट मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है, एनआरआई में क्या डिफरेंस है, इस तरीके के डिफरेंसेस इत्यादि को आज के इस टॉपिक में समझने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली हुआ क्या है कि अमित शाह जो है उन्होंने FCRA पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है और ईओसीआई कार्ड लॉन्च किया है। तो ये क्या चीज है, इन्हीं के ऊपर आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखने का प्रयास करें कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किस तरीके की है, किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले उस चीज पर हम अगर अपनी दृष्टिपात करें तो हमको पता चलेगा कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जीएस पेपर 2 में सबसे पहले तो जोड़ करके देख सकते हैं। क्यों जोड़ करके देख सकते हैं? क्योंकि इसमें सिटीजनशिप एक्ट की बात की गई है, नागरिकता कानून की बात की गई है। इसके अलावा नागरिकता से संबंधित जो भी सिटीजनशिप से संबंधित जो चीजें हैं वो आर्टिकल 9 और 10 के लिए संसद के द्वारा थोड़ी सी पावरफुल हो जाती हैं, संसद को थोड़ी सी पावर देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 10 एंड 11 के द्वारा यहाँ पर अनुच्छेद 9 की बात की गई है। अनुच्छेद 9 जो है वो दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता से संबंधित चीजों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये रिलेवेंट है जीएस पेपर 2 से। नाउ जीएस पेपर 3 से अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो प्रव्रजन और आव्रजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो ये एक सिक्योरिटी का भी मामला हो जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला हो जाता है। ये जीएस पेपर 3 का पार्ट हो गया कि किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो रही हो। नाउ अगेन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न सिर्फ पॉलिटी बल्कि गवर्नेंस का भी पार्ट है, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट कराना गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर देख पाएगा कि जो सिटीजनशिप सेंट्रिक सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा सरल बनाया सके, ईजी बनाया जा सके, क्योंकि पहले सारी चीजें मैनुअल हो रही थी। अब इसको ऑनलाइन या फिर हम कह सकते हैं कि आपके मोबाइल हैंडी इसको बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। So it is also covered under e-governance system also. And lastly, international relations के point of view से आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से इंडियन डायस्पोरा जो है उसको कहीं ना कहीं भारत के साथ जो उसके लगाव हैं उसमें हम कहीं ना कहीं वृद्धि को देख पाएंगे। So डिफरेंट एंगल्स हैं इस EOCI के टॉपिक के, और इस EOCI टॉपिक को आइए कवर करते हैं हम यहां से आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, और इट इज समथिंग लाइक कि एक रेवोल्यूशन है कि हम डिजिटल ई गवर्नेंस जो है, यानी कि ई गवर्नेंस जो सुविधा है उसको हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ हम अपने संबंध को और अच्छा निखारने की बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पर जो ओवरऑल हमारे जो साथी हैं वो तकरीबन 50 लाख से अधिक जो है, 50 लाख से अधिक गवर्नेंस सर्विस जो है उसको यहाँ पर देख 50 लाख से अधिक जो लोग हैं वो बेनिफिशियल इसमें होगा लोगों का। तो अभी क्या हुआ है कि इसको लॉन्च किया गया है, और लॉन्च करने में इलेक्ट्रॉनिक ओसीआई जो कार्ड है वो अब अवेलेबल रहेगा। मतलब पहले जो फिजिकली लोगों को मिलता था वो फिजिकली ना मिल करके अब इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ओसीआई कार्ड आपको मिलेगा बड़े पैमाने पर। अब ये जो बड़े पैमाने पर ओसीआई कार्ड आपको मिलेगा उससे फायदा क्या होगा? सर इसको लॉन्च किया गया, इसका अनाउंसिंग किया गया 30 जून को। तो ये डेट आप इंपॉर्टेंटली चाहें तो याद रख सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा क्या है कि आप सोचिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपको अपडेशन कराना है, किसी भी तरीके की चीजों को मेंबर्स ऐड करने हैं, तो हर एक चीज के लिए आपके पास में जो भौतिक सत्यापन है, यानी कि फिजिकली जो एक आइडेंटिफिकेशन आपको वहां पे जो करानी पड़ती थी, उससे अब आपको मुक्ति हो जाएगी। सारा डेटा आपके मोबाइल पे उपलब्ध रहेगा, आप मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। मोबाइल से जो डिपार्टमेंट है आपके अपलोडेड जो चीजें हैं उसको अप्रूव कर पाएगा, उसका अप्रूवल वहां पर उसको मिल पाएगा, और या फिर अगर रिजेक्शन के लायक है तो रिजेक्ट हो पाएगा, और उसका मैसेज जो है आपके पास में ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। तो दुनिया भर में 50 लाख से अधिक जो मौजूदा ओसीआई कार्ड धारक हैं उनको भी इसमें कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। मतलब ये सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में अगर ओसीआई कार्ड नहीं है तो मुझे तो ये सुविधा का लाभ मिल ही जाएगा। एग्जिस्टिंग मेंबर अगर कोई है पहले से जिसके पास अगर ओसीआई कार्ड है तो वो भी इसे ईओसीआई में कन्वर्ट कर सकता है।
जो उनके लिए पोर्टेबल रहेगा आसानी से। सो यही पर है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि विदेशी पासपोर्ट धारण करने वाले विदेशी मूल के जो लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको आप बोलते हैं, विदेशी मूल के लोग, जिनमें बिना राजनीतिक नागरिकता दिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना एक मुख्य लक्ष्य रखा गया है। अब जरा देखिए, यहां पर हम थोड़ी सी इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि को समझें। जैसे मैंने आर्टिकल 9 की बात की थी, तो आर्टिकल 9 में कहा गया है कि जो विदेशी मूल के हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो पहली बात तो यहां पर दोहरी नागरिकता का प्रतिबंध यहां पर हमको रखा गया है। अब जो दोहरी नागरिकता का प्रतिबंध रखा गया है, तो जो विदेशी मूल के लोग हैं वो यहां पर कैसे आएंगे, तो आर्टिकल 9 से इसका रिलेशन कैसे होगा उसको जरा समझिए। अब भारत में कहा गया कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता जो है उसका प्रावधान नहीं है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप पाने के योग्य था, लेकिन वो रह रहा है कहीं विदेश में रह रहा है। मान लेते हैं कि वो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है भारत के साथ अपना संबंध कैसे रखे, तो इसके लिए इनको हम चाहते हैं कि ये भारत के साथ संबंध रखें, तो इसके लिए ये चीज एक बड़ी अड़चन के तौर पर है। तो यहां पर क्या किया गया कि पूरी तरीके से वही यहां पर लिखा है कि बिना राजनीतिक नागरिकता दिए हुए, तो राजनीतिक नागरिकता नहीं मिलेगी लेकिन अन्य चीजों का लाभ इनको मिलेगा। जैसे कि इनको एक कार्ड जारी कर दिया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और OCI कार्ड जब यहां पर जारी हो जाएगा तो फिर यहां पर काम बन जाएगा। अब यहां पर एक पॉइंट और समझिए, यहां से एक पॉइंट आपको और समझना है। क्या है OCI कार्ड से एक पॉइंट और क्या समझना है कि OCI कार्ड, एक तो हम किसी दूसरे देश से भारत में आने के लिए अगर देखा जाए तो किस तरीके की चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो पासपोर्ट चाहिए, फिर चाहिए वीजा, ठीक है, और हम यहां पर बात कर रहे हैं वीजा की बात ना करके हम यहां पर OCI कार्ड की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई नॉर्मल अमेरिकन है, अमेरिका का कोई नागरिक है, उसके पास में अमेरिकी पासपोर्ट है। अमेरिकी पासपोर्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो अमेरिकन व्यक्ति है, इस व्यक्ति को अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उसने इसे एक पत्र दे करके या एक डॉक्यूमेंट दे करके ये अलाउ कर रखा है कि तुम हमारे अमेरिकन नेशनल हो, जिसको हम विदेश जाने की अनुमति देते हैं। यानी अगर ये व्यक्ति कहीं बाहर जाएगा तो अपनी नेशनलिटी इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, पासपोर्ट के माध्यम से शो कर पाएगा। सो इट इज जस्ट अ कार्ड विच शोज द नेशनलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। अब ये व्यक्ति अमेरिकी नागरिक है, तो क्या बिना किसी सुविधा के भारत आ जाएगा? भारत इसलिए इसे स्वीकार कर ले क्योंकि अमेरिकन है। तो जब ये व्यक्ति भारत में आएगा तो भारत का जो डिपार्टमेंट है, जो एम्बेसी है, वो एम्बेसी इसको क्या करेगी, अलाउ करेगी। अगर इंडियन एम्बेसी ने इसको अलाउ नहीं किया है तो अमेरिकन पासपोर्ट लेकर के भी ये इंडिया नहीं आ सकता। तो पासपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको विदेश में यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। हाँ, भारत की तरफ से आपको एक इंडियन नेशनल की पहचान मिल गई है। अब जिस देश में आप जा रहे हैं वो देश तुम्हें आने के लिए स्वीकृति देगा। वो जो स्वीकृति मिलती है वो मिलता है वीजा में। यानी भारत, इस अमेरिकन को भारत आने के लिए अमेरिकन पासपोर्ट के अलावा भारतीय वीजा की आवश्यकता होगी। तो भारतीय वीजा जो है एज पर उसकी कैटेगरी कि कितने दिन का वीजा है, 10 दिन, 100 दिन, 40 दिन, 6 महीने, 1 साल, 4 साल, जितने भी समय का वीजा है, और जिस पर्पज का वीजा है कि ये यहां पर घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, यानी टूरिस्ट वीजा है, या जॉब करने के लिए आ रहे हैं, या फिर शिक्षा के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन वीजा है, किस तरीके का वीजा है, उस वीजा के अकॉर्डिंग ही आप रह सकते हैं यहां पर। सो ये तो डिफरेंस हो गया पासपोर्ट और वीजा के बीच में। अब मान के चलिए कि ये जो अमेरिकन है अमेरिकन ही, लेकिन ये एक ऐसा अमेरिकी है जो भारतीय मूल का है। अर्थात ये एक ऐसा व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का योग्य है, या उसको मिल सकती थी, या इसके माता पिता इस तरीके से वो भी रख सकते हैं कैटेगरी में। ये व्यक्ति इंडिया से कैसे जुड़े? अब ये व्यक्ति अगर इंडिया आना चाहता है तो इंडिया ने उसको कहा है कि तुम्हें वीजा की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास में अमेरिकन पासपोर्ट होना चाहिए और तुम भारत में आ सकते हो विदाउट वीजा। विदाउट वीजा आने के लिए इनके पास में जो कार्ड दिया जाएगा वो OCI हो जाएगा। अब वीजा की जो टाइम लिमिट होती है, ठीक है, वीजा की जो टाइम लिमिट होती है वो बहुत कम होती है, शॉर्ट होती है।
पर्पजली होती है, किस पर्पज से है। लेकिन ओसीआई कार्ड अगर इसको मिल गया तो ये लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो अब इनको बार बार वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा इंडिया में, समझ में आ रही बात। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए स्पेशल हो गया ना। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं, पीआईओ जिनको हम बोल सकते हैं, उनको ओसीआई कार्ड यहां पर मिलता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है यहां पर यह ध्यान रखना है कि कुछ अलग अलग भी चीजें हैं, जैसे जैसे इसके कानूनी आधार की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है। कुछ पॉइंट्स आप यहां पर नोट कर लें कि ये हमारे पास में इसको रेगुलेट करने के लिए, नागरिकता रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया है। और ये एक्ट कौन सा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं। और इस तरीके का एक अमेंडमेंट करके 2005 में ओसीआई कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इसमें कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति जब भारत में आएंगे, रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितने समय तक चाहे उतने समय तक रह पढ़ सकते हैं, कुछ हद तक विदेशी व्यापार और तमाम सारी चीजें करते हैं। बट कुछ चीजें हैं जो इनको नहीं अलाउ है करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कुछ चीजें होंगी, नहीं होंगी तो मैं अलग से बता दे रहा हूं। जरा समझिए कि यहां पर इनको जो है किसी भी तरीके से ये संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। इनको संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं। कोई भी ओसीआई कार्ड धारक है तो उसको संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसे क्या अधिकार है, भारत में मुफ्त वीजा उसको मिल जाएगा आजीवन, और जो पुलिस रिपोर्टिंग है वो इसके लिए फ्री में रहेगी। आर्थिक और शैक्षिक अधिकार, वो यहां पे पढ़ सकता है और कमाई वगैरह कर सकता है एनआरआई की तरह। एनआरआई को इसमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। यानी अच्छा, एनआरआई क्या है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, यानी ये इंडियन है लेकिन अभी भारत में रह नहीं रहा है, वो रह रहा है अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में जाकर के अमेरिका की उसने नेशनैलिटी नहीं ले ली है। ध्यान रखना, यहां पर उल्टी चीज है, यहां पर उल्टी चीज है, ठीक है। मतलब एक अमेरिकी, भारतीय मूल का अमेरिकी है जिसके पास अमेरिका की नागरिकता है, वो भारत आएगा तो ओसीआई से आएगा। और एक भारतीय जो अमेरिका में गया है, नॉन रेजिडेंशियल इसको बोलेंगे, एनआरआई बोलेंगे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन बोलेंगे। अब ये इंडियन अमेरिका में गया तो ये इंडियन ही ना। जब इंडियन है तो सारी चीजों को ये एंजॉय करेगा, इसलिए इसमें कोई भी चीज में कट नहीं लगा है, सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। तो इसके लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पुलिस रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं, इसको पहले से ही मिल रही है। और ये भारत में राजनीतिक तौर से भी एक्टिव रह सकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम जो है इनको दोहरी नागरिकता दे देंगे, ऐसा नहीं। ये नागरिक विदेशी ही रहेंगे, नागरिकता भारत की नहीं मिलेगी, लेकिन भारत में कुछ चीजों को एंजॉय कर सकेंगे। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये जो सुविधा है ये हमने सबको नहीं दी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये सुविधा हमने सबको नहीं दी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश, ये दो देशों का नाम आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, ये व्यक्ति अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से रिलेटेड है तो उसको जो ओसीआई कार्ड है वो नहीं मिलेगा। अदर जो हैं उनको सबको यहां पर मिलेगा, ठीक है। चीज ये समझ में आ गया। इसमें जो पीढ़ियां शामिल हो रही हैं, उनके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, ये सारे लोग इसमें यहां पर बाहर रहेंगे। ये व्यक्ति जो है वो 26 जनवरी 1950 के उसके बाद भारत के नागरिक रहे हो, उस स्थिति पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या फिर उनके दादा दादी अगर इस काबिल रहे होंगे, माता पिता उस काबिल रहे होंगे, तो वो भी आधार पर बच्चों को नागरिकता मिल सकती है, मतलब ओसीआई मिल सकता है। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था कि भाई हमको जब ओसीआई मिलता था तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता था, तमाम प्रकार के जो कागज कार्यवाही हैं वो करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास में एंड टू एंड ऑनलाइन सोल्यूशन होगा। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, डिजिटली अपलोड करिए, डिजिटली उसमें जो है आपको अप्रूवल मिल जाएगा या रिजेक्शन मिल जाएगा, व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर पाएंगे। किसी प्रकार के फिजिकल अपीयरेंस की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है। और हां, जैसे आपके पास में पासपोर्ट होता है, ठीक है, आपके पास में पासपोर्ट होता है। अब पासपोर्ट जो है, मान लेते हैं कि आपकी एज लेस देन 20 है, तो फिर बाद में 20 ईयर के बाद आपको उसको अपडेट कराना पड़ता है। तो 20 ईयर के बाद अगर आप अपडेट कराएंगे तो वही लिखा है कि 20 वर्ष की आयु के बाद जो है नया पासपोर्ट जैसे ही आपको मिलेगा, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप अलग से ओसीआई के लिए फिर से अप्लाई करो, वो उसी में अपडेट हो जाएगा नए पासपोर्ट के साथ ही। ये भी चीज यहां पर एक सुविधा के तौर पर दी गई है, ठीक। तो अब कागजी कार्यवाही में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ई गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कागजी कार्यवाही में कमी आएगी, नागरिक सुविधाएं लोगों को बेहतर तरीके से मिल जाएंगी,
और हमारे पास में भी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन होने की वजह से डेटा जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड होगा, और कभी भी किसी की पहचान करनी होगी तो हमें कागज के पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे, आसानी से किसी का वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो ये आंतरिक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में सेंट्रलाइज्ड डेटा अवेलेबल होगा, तो अगर हमें किसी भी लेवल पे चेकिंग करनी है, नॉर्मली जो है हवाई अड्डों पर इस तरीके की क्रॉस चेकिंग्स होती हैं, तो हमारे पास में डिजिटल जो है वो प्रणाली उपलब्ध है, तो समय हमारा वहां पे खराब नहीं होने वाला है, और रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा, फेस वेरिफिकेशन इत्यादि सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। इसकी वजह से धोखेधड़ी में काफी हद तक नियंत्रण हमको देखने को मिलेगा। बट फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस किस प्रकार के हैं? जैसे इसमें ईमेल अपडेट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने कहा है कि आ रही हैं। ठीक है, ईमेल अपडेट करने की प्रॉब्लम आ रही है। एक तो यहां पर ये हो रहा है, डेटा आसानी से लिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एल्डर यूजर जो हैं, जो वृद्ध लोग हैं, और यहां पर ईमेल को लिंक करना मैंडेटरी है, तो पुराने जो लोग हैं, एक तो वो ईमेल पुरानी हो गई, उनकी याद नहीं होने, या फिर वो ईमेल यूज नहीं करना चाहते हैं, या फिर उनके पास मल्टीपल ईमेल्स हैं, तो वो फिर उसमें प्रॉब्लम है कि कौन सी ईमेल लगाई थी वो याद नहीं आ रहा है। तो यहां पर वही है कि एल्डर यूजर्स के लिए कहा गया है कि बुजुर्ग परिवार के सदस्यों के लिए कई अलग अलग ईमेल खातों को प्रतिबंधित करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी एक चैलेंज है। सिस्टम में ग्लिचेस हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, तो जो गवर्नेंस है उसने कुछ सपोर्ट भी प्रदान किया है, कुछ इसके सॉल्यूशंस भी दिए हैं कि सॉल्यूशंस क्या है। जैसे अगर आपका पुराना ईमेल आईडी खो गया है, तो उसका सॉल्यूशन यहां पर यह है कि ओसीआई पोर्टल की जो मिसलेनियस सर्विसेज हैं उसके माध्यम से आप नया ईमेल आईडी बना करके वहां पर अटैच कर सकते हैं। तो अगर पुराना खो गया है तो कोई बात नहीं, नया बना करके अपडेट कर दो। पुराना ईमेल जो है वो लगाया ही नहीं था, पहले जो है ईमेल नहीं होते थे, लोग नहीं लगाते थे, अब लगाना है आपको ऑनलाइन में, तो कह रहे हैं कि नहीं है तो फिर नया बना करके लगा दो, क्या ही दिक्कत है। बुजुर्गों का प्रबंधन कैसे होगा? जो भी हमारे पास में शेयर्ड अकाउंट्स हैं, उनके जो भी ईमेल अगर पहले से हैं तो ठीक है, नहीं है तो नया लगा कर दो। ठीक है, और भूल गए हैं तो भी नया लगा करके आप दे सकते हो। तो यहां पर एक जो है एक ही खाते से उनको जो है वहां पर जोड़ा जा सकता है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्लिचेस बहुत आ रहे हैं, तो यहां पर पोर्टल का कहना है या अधिकारियों का कहना है कि ग्लिचेस नहीं है, थोड़ा अपडेशन में टाइम जरूर हो रहा है, डाउनलोड करने में, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में देरी हो रही है। इस देरी का मतलब क्रैश होना नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जब आप उसको डाउनलोड करते हैं ना तो बहुत देर तक स्क्रीन ब्लैंक रहती है, तो लोगों को लगता है कि ये क्रैश हो गया है, तो वो उनका कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और क्रैश नहीं हुआ है वो आएगा, मिलेगा। ठीक है, तो वही एमएएच की तरफ से एडवाइजरी है कि साइट क्रैश नहीं है, बल्कि बैकएंड प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है, और सिस्टम जैसे उसको अप्रूवल देगा और वहां पर काम बन जाएगा। सो ये चीज ओवरऑल मैंने आपको यहां पर बताई। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास में सीमलेस कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 50,000 जो हमारे पास में एनआरआईज हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं, वो इंडिया में आसानी से सुविधाजनक तरीके से कागजी कार्रवाई में बगैर फंसे जो है आवागमन उनका हो सकता है। सॉफ्ट पावर हमारा बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रवासियों के लिए भारत में निवेश, शिक्षा, यात्रा, ये सब चीजों की कहीं ना कहीं सुविधा बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल इसके इतने सारे बेनिफिट्स भी थे, चैलेंजेस भी थे, और डिफरेंट आयाम भी थे जो मैंने आपको यहां पर बताया। अब इस लेक्चर से संबंधित आज मैं शायद यहाँ पे प्रश्न लगाना भूल गया हूं, हालांकि प्रीवियस लेक्चर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम है एडुटेरिया IAS करके सर्च कर देना, या t.me/EDUTERIAIAS ऐसे करके भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं कल फिर नए किसी करंट अफेयर्स किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।